चैप्टर की शुरुआत होती है। ली उस रात की यादों में खोया हुआ था। वो पल बार-बार उसकी आंखों के सामने घूम रहा था, जब स्वॉर्ड इम्प्रेस ने उसे हिफ्स की सैर कराई थी। एक चांदनी रात, हवा में हल्की ठंड और उसके साथ डुअल करना जैसे उस हर मूव में खुद को बेहतर बनाना। पर उन सब पलों से भी बढ़कर जब उसने मुझे गले लगाया था, वो एहसास मानो वक्र मैं अपनी आंखें खोल ही नहीं पाया। अगर खोलता तो वो देख लेती कि मेरा तन, मन, धन सब कुछ उसके सामने बिखर रहा है। और वो तो मुझे मेरे कमरे तक उसी तरह छोड़ने आई थी। ये मौका तो किसी को अगरबत्ती लेकर ढूँढने पर भी ना मिले। काश! काश उस वक़्त मैं स्वॉर्ड इम्प्रेस जितना ताकतवर होता, तो उस पल को कभी जाने ही ना देता। लेकिन तभी दरवाजे पर ज़ोर से आवाज़ आती है। "लिये!" ये सियो हरिन की आवाज़ थी। वो घबराई हुई तेज़ी से कमरे में दाखिल होती है। ली पूछता है, "क्या हुआ हरिन? इतनी जल्दी में क्यों हो?" हरिन, जिसकी सांसें अभी भी तेज़ चल रही थी, कहती है, "यंग मास्टर, आपको आजकल के रूमर्स के बारे में कुछ नहीं पता क्या?" ली थोड़ा हैरानी से कहता है, "रूमर्स? मुझे कैसे पता होगा?" हरिन चिंतित होकर बताती है, "बाहर आपकी जो इमेज है, वो अब एक दोगले इंसान जैसी हो चुकी है।" ली चौंकते हुए बोल पड़ता है, "क्या? ये कैसी बात कर रही हो तुम? मैंने ऐसा क्या कर दिया?" फिर थोड़ी देर रुककर वो कहता है, "खैर, सियो हरिन, क्या तुम मुझे ज़रा डिटेल में सब समझा सकती हो?" हरिन थोड़ा ठहरती है, फिर बोलती है, "जब मैं आज सुबह सब्जियाँ और फल लेने मार्केट गई थी, तब मैंने 2 लोगों को बात करते सुना। वो कह रहे थे, क्या तुम पता है, गोंगडोंग सेठ का वो अजीब-सा लड़का, उसने फिर कुछ अलग कर दिया है। पहला व्यक्ति और सवालिया लहज़े में, ये किस बारे में है? दूसरा व्यक्ति थोड़ी हैरानी और पुष्टि करने वाले लहज़े में, क्या तुम इस बारे में बात कर रहे हो जो कि यहाँ पर सिमुन क्लैन के साथ उसका मैटर चल रहा है?" इन सारी बातों को सुनकर थोड़ी चौकन्नी और उत्सुक, ये सब क्या चल रहा है? तीसरा वे दोस्त से फुसफुसाते हुए रहस्यमय अंदाज में, "अरे! क्या तुम्हें पता है गोंगडोंग से का वो जो हीरो है ना, वो एक सीक्रेट रिलेशनशिप के अंदर है, सुन क्लैन की यंग लेडी के साथ, जो कि बहुत ज़्यादा ही गुप्त मैटर है।" आश्चर्य और रहस्य से भरी आवाज़ में, "बट क्या तुम जानते हो कि उसने अचानक से सून क्लैन की यंग लेडी को छोड़ दिया, जिस वजह से वो यहाँ पर सियामिन के साथ रिलेशन के अंदर है। और चिंगसू यहाँ पर इसे लेकर बहुत ज़्यादा ही जेलस है। इसीलिए उसने गुस्से में ली को सबक सिखाने के लिए एक द्वंद्व के लिए चुनौती दे दी, ताकि वो ली को एक अच्छा खासा सबक सिखा सके, गुस्से और बदले की भावना से। तीसरा व्यक्ति हँसता है, थोड़ा शरारती और आत्मविश्वास से। हाँ, हाँ, ऐसा लगता है कि अभी के लिए ली का बचना नामुमकिन है। दूसरा व्यक्ति, थोड़ी हैरानी और आलोचना के साथ। और क्या? एक आदमी 2 लड़कियों के साथ रिलेशन में कैसे हो सकता है? या तो वो एक प्लेबॉय है, या फिर वो यहाँ पर ड्यूल वेडिंग की तैयारी कर रहा है। आश्चर्य और अकलबाजी करते हुए, पहला व्यक्ति अपनी बात खत्म करती है, थोड़ी उत्तेजित, और इन्हीं सारी चीज़ों को सुनकर वो यहाँ पर तुरंत आ गई इस चीज़ को कन्फर्म करने के लिए। जल्दबाजी और उत्सुकता से भरी आवाज़ में, "ली, ये लोग कैसे कह सकते हैं कि मैं ड्यूल वेडिंग की प्लानिंग कर रहा हूँ? क्योंकि अगर मेरी पिछली लाइफ की भी पिछली लाइफ को जोड़ दिया जाए, तो मैं करीबन 70 साल से भी ज़्यादा वक़्त से वर्जिन हूँ। अविश्वसनीय गुस्सा और बचाव की भावना। इसीलिए मैं कम से कम करीबन 10 शादियाँ तो करूँगा ही। गुस्से में, मास्टर जिंग के पास आता है, थोड़ा परेशान और जानना चाहता है। मास्टर जिंग, बाहर क्या चल रहा है? क्या तुम्हें पता लगा? चिंता और थोड़ा डरा हुआ और माफ़ी माँगते हुए, उनसे इसे लेकर माफ़ी माँगता हूँ। पश्चाताप और मास्टर जिंग अपने सर पर हाथ रखते हुए थोड़े निराश और चिंतित, इतना अच्छा द्वंद्व यहाँ पर अफवाहों से चल रहा है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो आप आगे जाकर अगर जीत भी जाते हैं, तो भी आपकी जो इज्जत रेपुटेशन है उसकी तो ऐसी की तैसी हो जाएगी। इस पर ली ने अपने गुस्से में मुट्ठी भींचते हुए अपने मास्टर से कहा, "लेकिन यहाँ जो सुन कबीले की उस युवा महिला के साथ मेरे अफेयर की बात चल रही है, वो सरासर झूठी है।" इस दौरान ली सियाओमिंग को याद करते हुए मन ही मन कह रहा था, बस वही एक कमीनी है जिसने ये सब शुरू किया होगा। अरे हाँ, वही चालाक लोमड़ी। ज़रूर इन सारी अफ़वाहों का इस्तेमाल करके मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है। वैसे भी, उसका अचानक से सीमून क्लैन की युवा महिला को इसमें घसीटना ये साबित करता है कि वह इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्से में है। यहाँ तक कि वह मेरे और उसके बीच के रिश्ते को सबके सामने अलग तरह से दिखाने की कोशिश कर रही है। इसके बाद ली ने मास्टर जंग को बताया,
हमारा जो ब्लैक ड्रैगन गैंग के साथ मामला हुआ था, उसके बाद मैंने चुपके से हो क्लैन से संपर्क किया और उनसे कहा कि वे हमारे इस मुकाबले में रेफरी बन जाए, जो सीमून क्लैन के साथ होने वाला है। जिस पर मास्टर जंग ने कहा, हाँ, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मुझे इस बारे में पहले ही पता चल चुका है। लगता है तुम्हारी आंखें ही थोड़ी देर से खुली। इसके बाद ली ने थोड़ा नाटक करते हुए कहा, हो सकता है यह सब ब्लैक ड्रैगन गैंग ने किया हो, क्योंकि मुकाबला हारने के बाद वे बस ऐसा करके हमारी इज्जत, रेपुटेशन गिराना चाहते हैं। यह सुनकर मास्टर जंग को भी गुस्सा आ गया। क्या सच में वो कमीने ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं? वैसे भी इस बात पर विश्वास करना मुश्किल है कि कोई अनऑर्थोडॉक्स इतना ज्यादा डिसग्रेसफुल हो सकता है। तो ली ने आगे नाटक करते हुए कहा, मास्टर, आप इसकी चिंता न करें। मैं इसे दबाने का कोई तरीका ढूंढता हूं। इसके बाद हमारा दृश्य कुछ देर बाद बाहर एक रेस्टोरेंट में चला जाता है, जहां लोग बातें कर रहे थे। क्या तुमने उस दो शादी वाले आशिक ब्लेबॉय के बारे में सुना है? इस पर दूसरा व्यक्ति कहता है, हाँ, मतलब कोई इंसान ऐसा भी कर सकता है, मुझे लगा नहीं था। इस पर सामने वाला व्यक्ति कहता है, जब मैंने उस दिन मुकाबले में उसे देखा था, तभी मैं समझ गया था कि उसका दम कोई मजाक नहीं है। ये बातें सुनकर ली को गुस्सा भी आ रहा था और शर्म भी। वह सोच रहा था, सच में इन कमीनों ने तो अफवाहों को भी मजाक बना दिया है। वैसे इसमें गलत ही क्या है? अफवाहें तो अफवाहें हैं, वो तो फैल ही जाती हैं। मुझे ये देखना होगा कि ये अफवाहें आ कहां से रही हैं। बाकी मैं भी तो एक से ज्यादा शादियों के बारे में सोच ही रहा था। इसका मतलब ये अफवाहें इतनी भी गलत नहीं हैं। इसी दौरान तभी ली को कोई आवाज सुनाई देती है, जहां कोई व्यक्ति कह रहा था कि, हे, तुम इस तरह की बकवास बातें कहना बंद करो। वैसे भी क्या तुम इस बारे में नहीं जानते कि इन सारी अफवाहों के पीछे चंगसू है, जो ये सब कर रही है? वह सियाओमोन क्लैन की युवा महिला होगी, जो इस बात से जल रही है कि ली ली और लेडी सियाओमिंग, मतलब लेडी सियाओमिंग, एक दूसरे के इतने करीब कैसे आ गए। ये बातें सुनकर वे लोग मुंह छिपाते हुए कह रहे थे कि क्या ऐसा सच में है? मतलब ये तो सच में निराशाजनक होगा। फिर ये बातें सुनकर ली को अजीब लगने लगता है। वह सोचता है, यार, यहां अफवाहों में तो रिश्ते को ही एक तरफ धकेला जा रहा है। इसके बाद ली पूरे शहर में घूमता है और इन सारी अफवाहों के बारे में पता करता है कि इन्हें पीछे से कोई नियंत्रित कर रहा है। इधर जो ली को लेकर अफवाहें थीं, वो थोड़ी बहुत बदल गई थीं कि ली एक अच्छा इंसान है। वह एक हीरो है जिसने ब्लैक ड्रैगन गैंग से सभी को बचाया है। यहां तक कि लोग कह रहे थे, लेडी चंगसू की तरह ही अगर कोई और होता, तो वो भी यहां ली को हासिल करना चाहता। ये बातें सुनकर ली के चेहरे पर एक अजीब सी क्रूरता झलकती है, जहां वह सोच रहा होता है कि अब तो अफवाहें चंगसू की तरफ पलट चुकी हैं, कि चंगसू ने ये अफवाहें एक तरफा प्यार को लेकर फैलाई हैं। लेकिन फिर भी इनका इस तरह बदलना शक को और भी ज्यादा बढ़ाता जा रहा है। वैसे क्या कोई और व्यक्ति भी हो सकता है जिसे मैं जानता हूं, जो इन चीजों को पर्दे के पीछे से नियंत्रित कर सकता हो? खैर, मैं उनके बारे में थोड़ा बहुत तो जानता हूं, लेकिन उनके होने की गारंटी नहीं ले सकता। जहां ली ये सब सोचते हुए कुछ भिखारियों की तरफ देख रहा था, तो वो ली से पूछते हैं, क्या हुआ? वैसे क्या तुम वही नहीं हो जिसने इस मार्शल दुनिया की दो सुंदरियों का दिल चुरा लिया? तुम तो एकदम अलग ही मशहूर हो गए हो। ये सुनकर ली कहता है, मैं नायक हो सकता हूं, लेकिन उस तरह का घिनौना नाम मेरा नहीं है। ली उन्हें देखते हुए हमें बताता है कि ये लोग भले ही यहां भिखारियों जैसे दिखे, लेकिन ये एक धार्मिक संप्रदाय से ताल्लुक रखते हैं। इसीलिए ये अपने धर्म और न्याय को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, और इनकी संख्या बहुत ज्यादा होने के कारण ये जानकारी बहुत जल्दी इकट्ठा कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए, तो हाउ क्लैन के साथ अभी के लिए मेरा सबसे अच्छा विकल्प यही है। ली आगे बढ़ते हुए उनसे कहता है, मैं तुमसे कुछ अनुरोध करना चाहता हूं। तो सामने वाला व्यक्ति कहता है, क्या ये गोंगडोंग सेठ की तरफ से है? आखिरकार ये है क्या? ठीक है, कैसा रहेगा? चलो फिर हम यहां अंदर चलकर इस बारे में बात करते हैं। जब वे लोग यहां अंदर आ जाते हैं, तो सामने वाला भिखारी पूछता है, तो तुम्हारी विनती क्या थी? जिस पर ली यहां एहोंग नाम के किसी व्यक्ति के बारे में बताते हुए कहता है, मैं उसके बारे में पूछताछ करना चाहता हूं, क्योंकि उस व्यक्ति का किसी ने अपहरण कर लिया है। ऐसा हो सकता है कि बाद में उसे निपुंसक बनाने के बाद महिलाओं के बीच बेच दिया जाए। यह सुनकर वो व्यक्ति कहता है, फिर तो यह कितना भयानक होता होगा। मतलब 3 जन्मों का दुख तुम्हें एक ही जन्म में। जिस पर ली कहता है, और क्या? अगर मेरा बस चले, तो मैं उन्हें कुत्तों की तरह काटकर कुत्तों को खिला दूं।
ये देखकर सामने वाला व्यक्ति सोच रहा होता है कि ऐसा लगता है कि यह इसे लेकर कुछ ज्यादा ही संवेदनशील है। ली याद करता है कि उसे किस तरह पिछले जीवन में एक खीनक बनाकर इहोंग नाम के किसी गुलामों के व्यापारी को बेच दिया गया था। अभी के लिए उसने यहाँ उस बूढ़े आदमी से तो बदला ले ही लिया है, लेकिन जो यहाँ गुलामों का व्यापारी है, उससे बदला नहीं लिया है। इसके लिए ली सामने वाले व्यक्ति को काफी सारा पैसा देता है, ये जानकारी निकालने के लिए। इस पर सामने वाला व्यक्ति कह रहा होता है, ठीक है, वैसे भी एक धार्मिक संप्रदाय से होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम आपकी मदद करें। इसलिए मैं इस छोटी सी फीस के बदले आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा। हाँ, लेकिन आपके पैसे वापस नहीं होंगे और इसमें करीबन 1 हफ्ता तो लग ही जाएगा। लेकिन क्या तुम मुझे बताना चाहोगे कि आखिरकार तुमने इस तरह की ऐसी वैसी अर्जी क्यों लगाई है? जिस पर ली कहता है, मैं इसका कोई कारण नहीं बता सकता, लेकिन तुम इतना समझ सकते हो कि उसका मेरे ऊपर कुछ उधार है जो मुझे उसे वापस चुकाना होगा। उसके बाद जब ली जा रहा होता है, तब हमें बताता है कि इस तरह की अफवाहों का रुख बदलने की जो शक्ति है, वह बस एक ही के पास है, जो यहाँ ईस्टर डिपो है। इसी के अलावा ली यहाँ एक और व्यक्ति के बारे में बताता है, जो यहाँ ऐसी ही चीज चुटकी बजाते ही कर सकता है, जो महामहिम के अलावा और कोई नहीं हो सकता। और जब मैं इस बारे में सोचता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं यहाँ महारानी को धोखा देना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, और मैं बस यहाँ इहोंग के बारे में जानना चाहता था, और मुझे यहाँ उसकी जांच करनी होगी, जिसके बाद मुझे ये पता चल पाएगा कि क्या यहाँ इसमें महामहिम भी शामिल है। क्योंकि मैं बस यहाँ यहाँ इस बारे में प्रार्थना ही कर सकता हूँ कि वह यहाँ इसमें शामिल ना हो। खैर, अभी के लिए जो अफवाहें हैं, वह भी यहाँ धीरे धीरे काबू में आती जा रही है। वैसे भी मुझे बस यहाँ मुकाबला जीतना है, जिसके बाद मैं लोगों की राय बदल पाऊंगा। और इसके कुछ दिनों बाद हम मुकाबले का दिन देखते हैं, जहां मुकाबले में ली और चिंगसू एक दूसरे के आमने सामने थे, और चिंगसू यहाँ गुस्से से ली से कहे जा रही थी, कमीने, क्या तुम्हें पता भी है कि तुमने बाहर मेरी इज्जत खराब करने के लिए किस तरह की अफवाहें फैला रखी हैं? इस पर ली चिढ़कर कहता है, तुम तो इस तरह से शिकायत कर रही हो, जैसे समाज में मेरा रुतबा तो एकदम अलग ही बन गया हो। लोग तो मुझे सज्जन समझने लगे हैं। चिंगसू के बीच लड़ाई होने वाली थी, और लोग उन्हीं अफवाहों की बात कर रहे थे, जो ली और चिंगसू के बारे में थीं, कि वे यहां सिर्फ एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी होने के अलावा भी बहुत कुछ है। जहां ये दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं कि हाँ, मतलब सामने का मुकाबला देखकर तो ऐसा ही लगता है। जिस पर दूसरा व्यक्ति कहता है, और क्या? और वैसे भी पिछले मुकाबले में तो हमने गोंगडोंग सेक्ट का तेवर देख ही लिया था, और मैंने फिर भी नहीं सोचा था कि चिंगसू इस तरह की व्यक्ति होगी। लेकिन अभी मुझे लगता है कि वो अफवाहें सचमुच सच हो सकती हैं। लेकिन तभी अचानक से उन दोनों को किसी का जान लेने का इरादा महसूस होता है, जिस पर वो दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं। जैसे ही वे पीछे मुड़कर देखते हैं, तो उन्हें सियो वंश का मुखिया दिखाई पड़ता है, या जो गुस्से में उन्हें देखे जा रहा था। यहाँ वो गुस्से में उन दोनों से कहता है, बहुत सारे लोग अपनी ही बातों के कारण मारे गए हैं। देखना, कहीं तुम्हारे शब्द तुम्हारी मौत का कारण न बन जाएं। इस बात को सुनकर उन दोनों का तो डर के मारे बुरा हाल हो जाता है, और फिर वे लोग यहाँ सियोमुन कबीले की तारीफ करते हुए ली के बारे में कहने लगते हैं कि वो पर्वत है, उसने ये सब कुछ किया है। यहाँ तक कि हमें सच में लगता है कि सियोमुन जैसे महान कबीले को लेकर ये सारी अफवाहें भी उसी पर्वत ने फैलाई होंगी। तभी महारानी सियोमुन सेंग से पूछती हैं, वैसे इस मुकाबले का जो इनाम है, वो इतना अलग सा क्यों है? मतलब हारने वाला जीतने वाले का सेवक बनेगा। जिस पर सियोमून सेंग सारी की सारी गलती का जिम्मेदार लीसल को ठहरा देते हैं, ये कहते हुए कि उसने ही यहाँ ये विचार रखा था, और मेरी बेटी को भी उसने ही बहकाया है। जिस बात पर तीसरी महारानी कहती है, लेकिन क्या फिर भी तुम्हें यहाँ इसके बावजूद भी यह बात पता नहीं थी, भले ही तुम वंश के मुखिया हो? तो सियोमून सेंग अपनी सफाई देते हुए कहते हैं, हाँ, लेकिन मैंने इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और इसी के बाद ये बूढ़ा थोड़ी बहकी-बहकी बातें करने लगता है, जहाँ वो तीसरी महारानी से कहता है, तीसरी महारानी, इतना ज़्यादा वक़्त हो चुका है, लेकिन आप अभी भी वैसी की वैसी ही दिखाई पड़ती हैं। इस पर तीसरी महारानी हैरान होती हैं और कहती है, इतने वक़्त से आपका मतलब क्या था? और आप कहना क्या चाहते हैं? तो वो यहाँ बात को पलट देते हैं, ये कहते हुए, मुझे भी नहीं पता इसका क्या मतलब था, लेकिन अभी के लिए आप बस मुकाबले पर ध्यान दीजिए। इधर हम रेफरी को देख पाते हैं, जिसने यहाँ गोंगडोंग संप्रदाय और सियोमुन वंश की तरफ से मुकाबला शुरू कर दिया था। जिधर चिंगसू अपनी तलवार निकालते हुए कहती है, युवा स्वामी, आप कितने बेशरम हैं।
आपने अपने गलत कामों से इनकार कर दिया, भले ही इसमें एक महिला का, एक निर्दोष महिला का सम्मान ही क्यों न शामिल हो। इसीलिए मैं आज आपको इसके लिए दंडित करने वाली हूँ। तो इसीलिए आज के लिए यहाँ खुद को तैयार कर लो। इतना कहने के साथ ही वो यहाँ अपने अंदर से बहुत सारी ऊर्जा मुक्त करने लगती है। और हम देख पाते हैं उसकी इस अविश्वसनीय ऊर्जा को, जिसने यहाँ पूरे क्षेत्र को ही ढक लिया था। जिसे देखकर ली भी थोड़ा घबराया हुआ था, और वो अपने मन के अंदर कहता है, पहले से ही यहाँ चिंगसू ने अपनी प्रभावशाली उपस्थिति को पूरे क्षेत्र में फैला दिया है। यहाँ तक कि जो सियोमून वंश की तलवारबाजी शैली है, वो आंतरिक ऊर्जा बल के प्रहारों पर आधारित है, जो यहाँ प्रबल शक्ति उत्पन्न करती है, जिसे टाला नहीं जा सकता। जहां हम देख पाते हैं चिंगसू को, जो यहाँ ली के ऊपर तेजी से हमला करने के लिए बढ़ चुकी थी, जिधर वो अपनी तलवार के कुछ वारों का इस्तेमाल करती है और ली के ऊपर एक बहुत ज्यादा शक्तिशाली हमला करती है, जो एक बहुत ज्यादा शक्तिशाली हमला होता है। और ये यहाँ उसके संप्रदाय की एक मार्शल आर्ट है, जिसका नाम प्रज्वलित आकाश दानवी तलवार है, जिसे ली बहुत ज्यादा मुश्किल से रोक पाता है, लेकिन आखिरकार वो रोक ही लेता है। मैं अभी एक चीज को लेकर बहुत ज्यादा ही भ्रमित हूं कि अगर ये लोग धार्मिक संप्रदाय से हैं, तो इनकी मार्शल आर्ट के अंदर दानवी क्यों शामिल है? क्योंकि अगर तुम एक बात पर गौर करो, तो तुमने जो पहले मार्शल आर्ट देखी थी, उसके अंदर भी दानवी तलवार करके एक नाम शामिल था। अगर ये लोग यहाँ धार्मिक संप्रदाय से हैं, तो इनके मार्शल आर्ट का नाम स्वर्गीय दिव्य जैसा होना चाहिए। दानवी क्यों है? खैर, लेखक के सस्ते नशे, क्योंकि हम दोबारा से एक और मार्शल आर्ट को देखते हैं, जिसका नाम दानवी कुचलने वाली प्रहार तकनीक होता है। इसका इस्तेमाल करते हुए ली यहाँ चिंगसू को बहुत ज्यादा जोर से पीछे की तरफ फेंक देता है। इस चीज को लेकर लोगों की राय यही थी कि हाँ, गोंगडोंग सेक्ट कोई मजाक नहीं है। उन्होंने यहाँ जिस मार्शल आर्ट का उपयोग किया है, वो दानवी कुचलने वाली प्रहार तकनीक है, जिसका उपयोग करते हुए एक झटके में ऊर्जा को तलवार से मुक्त किया जाता है। चिंगसू यहाँ खुद को संभालते हुए ली की सराहना करती है कि मुझे तो लगा था कि तुम एक ही हमले में मारे जाओगे, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी तुम बचने में कामयाब रहे हो। तो मैं यहाँ अपनी पूरी की पूरी मेहनत तुम्हारे सामने उजागर कर सकती हूँ। तो इसीलिए मेरे अगले वार के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा कहने के साथ ही वो ली के ऊपर दोबारा से हमला कर देती है, जिसे ली किस तरह से काउंटर करता है। जहां वो उसके हमले को सिर्फ काउंटर ही नहीं करता, बल्कि यहां उसके हमले को डिफ्लेक्ट भी कर देता है। लेकिन तभी ली सामने देखकर महसूस करता है कि अब उसे चोट लगने वाली है, क्योंकि चिंगसू यहां अपने पैर का इस्तेमाल करते हुए ली के चेहरे पर एक खतरनाक हमला करती है, जो ली को लगा भी होता है, भले ही ली ने उसे रोकने की कोशिश की थी। जहां ली इस हमले के साथ ही अपने मन के अंदर सोच रहा होता है, सियोमून वंश की जो तकनीक है, वह दुश्मन को पीछे धकेलने और उस पर दबाव डालने पर आधारित है, जो पूरी तरह से गोंगडोंग संप्रदाय से मेल नहीं खाती है। इसलिए ली को यहां अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए कुछ और करना पड़ेगा। और ये सोचने के साथ ही ली यहां चिंगसू के ऊपर कई हमले करता है, जिसे चिंगसू डज कर लेती है, बच जाती है। जिधर ली अपने अंदर से बिजली की ऊर्जा निकालते हुए कहता है, तो तुम्हारा इरादा कब तक भागने का है? लेकिन चिंगसू तो अभी यहां ली के अचानक से बदलते हुए ऊर्जा प्रवाह को महसूस करके हैरान थी। जहां हम देख पाते हैं ली यहां अपनी तलवार के अंदर अपने ओरा का इस्तेमाल करता है और फिर चिंगसू के ऊपर एक बहुत ज्यादा शक्तिशाली हमला कर देता है। इसका नाम अपर डेमोनिक कर्लिंग स्वॉर्ड था, जिसका इस्तेमाल करते हुए काफी सारे ऊर्जा के वार शत्रु पर फेंके जाते हैं, जिसकी वजह से हम क्षेत्र के अंदर होने वाले धमाके को देख पाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा शक्तिशाली धमाका था। जो देखकर हम देखते हैं हायेंग भी बहुत ज्यादा खुश थी, और वो यहाँ ली की सराहना करते हुए कहती है, अभी हमारे ब्लैक ड्रैगन गैंग के साथ मुकाबले को ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन अब देखकर ऐसा लगता है कि कनिष्ठ तुमने यहाँ खुद को पहले से और ज्यादा शक्तिशाली बना लिया है। लेकिन गुरुजी तो भी चिंतित थे इस चीज को लेकर कि ली यहाँ कुछ भी करना, लेकिन कोई मुसीबत खड़ी मत कर देना, क्योंकि मामला पहले से ही अफवाहों की वजह से बहुत ज्यादा बुरा चल रहा है, और अगर ली सामने आ गया, ज्यादा उभर गया, तो मुसीबत और ज्यादा बढ़ जाएगी। जैसा कि हमें पता है, ली ने यहाँ अपनी यह समस्या पहले से ही हल कर ली है। इस बात पर ली पूछता है, क्या मुझे रोकना चाहिए? इस पर चिंगसू कहती है, तुम्हारा वो हमला सच में बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, उसे रोकना थोड़ा तो मुश्किल था, लेकिन अभी के लिए तुम्हारे शॉर्ट पाथ पर लगातार रहकर बचाव करना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है, अगर मुझे तुम्हारे शुरुआत के बिंदु का पता लग गया। यहाँ चिंगसू अपनी तलवार को आगे करते हुए कहती है, चलो इसे तेजी से खत्म किया जाए।
और इतना कहने के साथ ही अगले पल वो ली के ऊपर बहुत ज्यादा शक्तिशाली हमला कर देती है, जिसे ली बहुत मुश्किल से रोक पाता है। जिस दौरान वो हंसते हुए कह रही थी, देखते हैं तुम कब तक खुद का बचाव कर पाओगे। क्योंकि ली ने यहां भले उसके हमले को रोक लिया था, लेकिन उससे मुक्त होने वाली शक्ति की वजह से ली की मांसपेशियां क्षतिग्रस्त होने लगती हैं। ली अपने मन के अंदर सोचने लगता है, मुझे लगा था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन वो यहां मेरी उम्मीद से भी आगे जा रही है। जिस दौरान ली को यहां महारानी की बात याद आती है, जिन्होंने उससे कहा था कि तुम्हारी यह तलवार यहां एक तरफ ज्यादा झुकी हुई है। जहां ली इसके ऊपर विचार करता है कि वो सही कह रही थी, क्योंकि दानवी कुचलने वाली प्रहार तकनीक अनुमान लगाने योग्य है। मतलब, इसका अनुमान लगाया जा सकता है, और ली को अभी के लिए ऐसा करना होगा कि कोई इसका अनुमान न लगा सके। जिधर चिंगसू अभी भी ली के ऊपर हमला करते हुए कह रही होती है, मैं तुम्हें अब और ज्यादा चालाकी नहीं दिखाने दूंगी। इतना कहने के साथ ही वो एक और हमला करती है ली के ऊपर, लेकिन ली उसे डज कर लेता है, और ये चीज यहां क्षेत्र तक को तबाह कर देती है। लेकिन इस वक्त तो चिंगसू ली को उस जगह पर न पाकर हैरान थी। अब ली यहां हमें अपने पिछले जीवन के बारे में एक कौशल बताता है जो उसने सीखा था, मौके का फायदा उठाना और घात लगाकर हमला करना। यह हमें बताता है कि इसकी मदद से वो भी यहां एक कुलीन मार्शल आर्टिस्ट बन जाता है, और उसने यहां बहुत ज्यादा ही आसानी से चिंगसू के हमले को डज कर लिया था, क्योंकि वो यहां इस कौशल की मदद से किसी भी मार्शल आर्टिस्ट की इंद्रियों को धोखा दे सकता है, खासकर उनकी जो हाल ही में कुलीन मार्शल आर्टिस्ट बने हैं। ली यहां अभी के लिए फैसला करता है कि वो इस मुकाबले के अंदर अपनी पिछले जीवन के कौशल का इस्तेमाल करेगा, जहां वो ऐसा करने के लिए सबसे पहले अपने दूसरे हाथ में ऊर्जा एकत्रित करने लगता है, ताकि लगे कि उसके दूसरे हाथ में तलवार है। इससे पहले कि कोई समझ पाता कि उसके दूसरे हाथ में तलवार है, ली यहां अपने पहले हाथ से हमला कर देता है। जिधर चिंगसू यहां ली के तलवार की चाल देखते हुए सोच रही होती है, वो रहा, मुझे सामने से ब्लॉक करना होगा। जिधर हम ली के हमले को देख पाते हैं, जो चिंगसू के ऊपर बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा था। चिंगसू बस उसे रोकने ही वाली थी, तभी ली यहां अपनी तलवार की चाल बदल लेता है, जिसे देखकर चिंगसू हैरान थी कि कोई इतना जल्दी अपनी तलवार की चाल कैसे बदल सकता है। लेकिन ली तो यहां अपनी पूर्ण एकाग्रता की अवस्था के अंदर जा चुका था, जहां वो अपनी सारी ऊर्जा का इस्तेमाल करते हुए एक झटके में हमला करता है, जिस हमले से यहां चिंगसू बच नहीं पाती है, और वो हमला सीधा चिंगसू के पेट पर लगता है, जिसकी शक्ति इतनी ज्यादा थी कि चिंगसू की पूरी हालत खराब हो जाती है उसे संभालने में। जिसे देखकर सियोमून सैंग भी घबरा जाते हैं, और वो चिंगसू को पुकारने लगते हैं, जहां वो वही करता है जो मार्शल आर्ट दुनिया के अंदर होता नहीं है, हमला करके आगे बढ़ जाना। जहां जब ली आगे निकल जाता है, तब चिंगसू के हाथों से तलवार गिरती है और चिंगसू जमीन पर गिरती है। ठीक ऐसा ही दृश्य जिसकी इसने कल्पना की हो। जिधर रेफरी भी गोंगरोंग संप्रदाय की जीत की घोषणा कर देता है, जिसे देखकर अभी सारे के सारे लोग भी हैरान थे। जिसे देखकर ली अपने मन के अंदर सोच रहा होता है, आखिरकार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे सब कुछ बहुत ज्यादा आसानी से हो गया हो, क्योंकि अक्सर चीजें बहुत खराब हो जाती हैं। अरे नहीं, अब ये मत कह देना कि वो मेरे हमले से मर गई हो। लेकिन जब ली सामने देखता है, तो वो बुरी तरह सदमे में आ जाता है, क्योंकि हालात और ज्यादा बुरे हो चुके थे। जहां हम देखते हैं, चिंगसू सबसे पहले अपने फटे हुए गायब हो रहे कपड़ों पर ध्यान देती है। जहां वो जैसे ही अपने कपड़े संभालने की कोशिश करती है, उसके सारे कपड़े हवा हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। जिसे देखकर तो ली बुरी तरह सदमे में आ जाता है कि अरे नहीं, अभी तो इज्जत मिलनी शुरू हुई थी। आखिर ये सब अभी ही क्यों हुआ? जहां ली याद करता है कि जो यहां ली के अंदर से हमले की ऊर्जा निकली थी, वही इतनी ज्यादा थी जिसने यहां चिंगसू के कपड़ों को तबाह कर दिया है। इधर हम चिंगसू को देखते हैं, जो यहां अपने शरीर को ढकते हुए लीसल से कहती है, मेरे कपड़े? जरूर तुमने यह सब कुछ जानबूझकर किया होगा, अपनी ध्वनि ऊर्जा के साथ। जिधर ली सोच रहा होता है, मैं तो खुद यहां अपनी इज्जत बनाने आया था, और ज्यादा बेइज्जती कैसे हो गई। जिधर लोग पीछे बातें कर रहे थे, यह कितना अपमान है। आखिरकार वो किसी लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, एक मार्शल आर्टिस्ट होते हुए। लोग पीछे से बातें कर रहे थे, और ली वहीं स्टेज पर घबराते हुए आसपास पुकार रहा होता है, मेरी बात सुनो, कोई यहां कपड़ा लेकर आओ, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहता था। और इस वक्त यहां चिंगसू रोते हुए कह रही थी, तुम कामी लंपट कहीं के, मेरी नजरों के सामने से हट जाओ। और ली अपने मन के अंदर घबराते हुए सोच रहा होता है, आखिरकार ऐसा हो कैसे गया? मैं तो यहां इतना निर्दोष हूं जैसे दूध का धुला, और मैं तो बस यहां काम करने आया था।
ये कांड कैसे हो गया? तो हम स्टेज का दृश्य देखते हैं, जहां चिंगसू चिल्ला रही थी और ली घबरा रहा था, जिस वजह से ली यहां तुरंत अपना कपड़ा निकालता है और उसे चिंगसू को पहनने के लिए दे देता है। और धीरे से ली यहाँ चिंगसू के पास जाकर उसे ये सब करने से मना करता है, क्योंकि इससे यहाँ ली की इज्जत वैसे ही जा रही थी। लेकिन ली के मन के अंदर चल रहा था, मैं सचमुच में ऐसा कुछ नहीं होने देना चाहता था, लेकिन क्या कह सकते हैं जब किस्मत का ही खेल ऐसा हो। जिस दौरान पीछे से एक आवाज आती है, कमीने, दूर हो जा मेरी बेटी से। जो जाहिर है यहाँ सियोमुन सैंग कह रहे थे, वो भी गुस्से के अंदर अपनी ऊर्जा मुक्त करते हुए, कि मैं यहाँ इस मुकाबले के नतीजे को नहीं मानता, और तुम तो यहाँ अपनी इन अभद्र हरकतों के साथ ना केवल मेरी बेटी, बल्कि मेरे संप्रदाय और मेरे परिवार का भी अपमान कर रहे हो। इसलिए मैं यहाँ इस चीज को अपने हाथ में लूंगा। ली इस पर घबराते हुए कहता है, यह क्या बात होती है? पहले तो लड़ाई हुई और उसके बाद तुम नतीजा मानने से ही इनकार कर दो। और इसी बीच इस चीज में महारानी भी आ जाती है, सियोमून सैंग को रोकने के लिए। और वो आगे बढ़ते हुए सियोमून सैंग को बताती है, बस करो, यहाँ जो मुकाबले का नतीजा है वो पहले ही तय हो चुका है, इसलिए ज्यादा नखरे ना करो। जो भी मुकाबले का नतीजा है उसे निष्पक्ष रूप से स्वीकार करो। जिस पर सियोमून सैंग भी कहता है, मैं नहीं मानता, और तुम्हें इसका इतना बचाव करने का शौक क्यों चढ़ा है? और वैसे भी तुम्हारे सैंग संप्रदाय के गोंगडोंग संप्रदाय से रिश्ते वैसे भी अच्छे नहीं हैं, तो तुम बीच में क्यों पड़ रही हो? जिस पर महारानी कहती है, मुद्दा यह है कि मैं यहाँ गोंगडोंग संप्रदाय की तरफ से गवाह हूँ, और मेरा काम है कि मैं यहाँ उन सभी लोगों को रोकूं जो यहाँ इस निष्पक्ष मुकाबले के नतीजे को मानने से इनकार करें। जिस पर सियोमून सैंग कहते हैं, उस आदमी ने जो किया है उसे देखने के बाद भी आप इसे निष्पक्ष कैसे कह सकती है? इस पर महारानी कहती है, मैं समझ सकती हूं कि यहां अगर मुकाबले के दौरान किसी का शरीर दिख जाए या ऐसा ही कुछ हो जाए तो यह उसके लिए थोड़ा शर्मनाक होता है। लेकिन जब युवा स्वामी ली ने इसके लिए माफी मांग ली है, तो इस बात पर बहस करने का क्या फायदा? और वैसे भी क्या सियोमून कबीले की महिला एक स्त्री होने से पहले एक मार्शल आर्टिस्ट नहीं है? जिदर ली यहां इसे देखकर खुश हो रहा था, अपने मन के अंदर यह कहते हुए, जैसा कि मैंने यहां अपनी पहली पत्नी उम्मीदवार से उम्मीद की थी, वैसे भी सियोमून वंश के बूढ़े, क्या हुआ, फंस गए ना? मुझे लगा ही था, लड़कियों के आगे सभी की बोलती बंद हो जाती है। इसी के बाद यहाँ सियोमून सेंग बात बदलते हुए कहते हैं, वैसे मैंने सुना था गोगडोंग संप्रदाय के इस बदमाश ने महारानी के साथ कुछ चुनौती वगैरह दी थी। तो क्या आपको उस बात पर गुस्सा नहीं आ रहा कि वो कमीना यहाँ आपसे मुकाबला करके आपको हराकर अपनी पत्नी बनाने के बारे में सोच रहा है? वो तो यहाँ आपका बेटा बनने के भी लायक नहीं है। इस बात पर महारानी को गुस्सा आ जाता है, और वो सियोमून सैंग से कहती है, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पास मुंह है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी कहोगे। तो इस पर सियोमून सैंग सवाल करते हैं, आपके कहने का मतलब क्या है? और शायद सियोमून सैंग ये बात समझ नहीं पाए हैं कि उन्होंने एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से महारानी की उम्र को लेकर सवाल उठा दिया है। इसी के बाद महारानी यहां सियोमून सैंग से पूछती हैं, क्या तुम यहां बस उस इजहार चुनौती की ही बात कर रहे हो ना जो ली ने मुझे मुकाबले के लिए दी थी? तो क्या तुम कह रहे हो कि तुम भी ऐसा पहले कर चुके हो? जिस बात पर सियोमून सैंग घबरा जाते हैं और उन्हें यहां थोड़ी बहुत शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। जिधर ली भी सोचता है, आज तो गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं, ऐसे ही थोड़ी देर और चलता रहा तो सारा सच बाहर आ जाएगा। और हमें यहाँ 30 साल पहले की बात बताई जाती है, जब सियोमून सैग महारानी को ढूंढते हुए आए थे उनसे मुकाबला करने के लिए, ये बताते हुए कि वो महारानी से प्यार करते हैं। तो वो इसीलिए महारानी को चुनौती दे देते हैं, जैसा कि शर्त थी, महारानी को हराओ और दुल्हन अपने घर ले जाओ। जिसके बाद उन दोनों के बीच बहुत ज्यादा ही गंभीर मुकाबला होता है। लेकिन क्या कह सकते हैं, सियोमून सैग इसमें भी हार जाते हैं और कुत्ते की तरह मार खाते हैं। और अभी के लिए महारानी की तरफ से यही गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे थे और सियोमून सैंग की इज्जत उछाली जा रही थी। जिधर सियोमून सैंग को शर्म आ रही थी और भीड़ में उनके बारे में बातें हो रही थी। बाप रे बाप, सियोमून सैंग तो अलग ही रंगबाज थे। जिदर ली भी ये देखकर हमसे जा रहा था और अपने मन के अंदर कहे जा रहा था, मुझे नहीं लगा था कि यहाँ सियोमून सैंग भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। उनकी रंगबाजी तो उनके समय में अलग ही स्तर की थी। जहां महारानी कहती है, क्या हुआ, क्या हमें यहाँ उस दिन के मुकाबले के बारे में थोड़ा विस्तार से बात नहीं करनी चाहिए? इस पर सियोमून सैंग कहते हैं, बस करो। इसी के बाद वो ली से कहते हैं, तुम यहाँ गोंगरोंग संप्रदाय के बदमाश लंपट, आज तुमने कुछ अपमानजनक किया है,
लेकिन ये यहाँ मुकाबले के बीच हुई दुर्घटना थी। इसलिए बस मैं यहाँ इस चीज को नजरअंदाज करता हूँ। इस पर ली भी उन्हें अभिवादन करते हुए कहता है, अरे धन्यवाद, आपकी इस कृपा के लिए जिसका मैं आभारी हूँ। और ऐसे ही हम यहाँ कुछ क्षणों बाद का वक्त देखते हैं और हम देख पाते हैं गुरुजी जंग को, जो यहाँ महारानी के पास थे, उन्हें धन्यवाद करते हुए। जो भी उन्होंने यहाँ गोंगरोंग संप्रदाय की मदद की है सियोमून सेंग को रोकने के लिए। जिस बात पर महारानी कहती है, अरे ये तो मेरा कर्तव्य था, जो कि मैं यहाँ गोंगरोंग संप्रदाय की तरफ से गवाह ठहरी। इस पर गुरुजी जंग कहते हैं, आपका इसके लिए फिर भी धन्यवाद। वैसे भी अब यहाँ हर कोई गोंगरोंग संप्रदाय और हांगसांग संप्रदाय के बीच के अच्छे संबंधों के बारे में जान गया होगा। जिस पर महारानी कहती है, आपका यहाँ इस बारे में क्या ख्याल है, हमारे दोनों संप्रदायों के बीच एक मैत्रीपूर्ण मुकाबले का आयोजन करने का। जिस पर गुरुजी जंग कहते हैं, कहीं आप यहाँ हमारे कनिष्ठ शिष्य के साथ एक मैत्रीपूर्ण द्वंद्व मुकाबले के बारे में तो बात नहीं कर रही। वैसे भी यह चीज यहाँ उनके लिए एक अच्छी प्रशिक्षण का हिस्सा बन सकती है। इसी वजह से मैं यहाँ महारानी के प्रस्ताव को स्वीकार करता हूँ। जिस बारे में ली भी सोच रहा होता है, आखिरकार हांगसांग संप्रदाय यहाँ गोंगरोंग संप्रदाय के साथ एक प्रतियोगिता क्यों करना चाहता है? क्योंकि वैसे भी अतीत में मैंने इस बारे में कुछ भी नहीं सुना था। यहाँ तक कि हांगसांग संप्रदाय बाकी संप्रदायों से हमेशा अलग रहता था। खैर, हम ली के विचारों से बाहर आते हैं, जहां हम देखते हैं महारानी को, जो यहाँ गुरुजी को अभिवादन करते हुए यहाँ से चलने के बारे में कहती है। जहां वो जाते वक्त ली को इशारा भी करती है कि अब हमारी अगली मुलाकात हमारे मैत्रीपूर्ण द्वंद्व मुकाबले के अंदर होने वाली है। जिस बात पर ली सोच रहा होता है, कहीं यह उस बात का इशारा तो नहीं है जिसका मैंने पहले जिक्र किया था। जिस दौरान ली भी अभिवादन करते हुए कहता है, ठीक है महारानी, मैं आपकी बात समझ गया। और इसी के बाद वो लोग वहां से जाने लगते हैं और ली उन्हें जाता हुआ देखकर अपने मन के अंदर सोच रहा होता है, इन सियोल के मन में क्या चल रहा है, मुझे इस बारे में तो नहीं पता। लेकिन आदान प्रदान कार्यक्रम स्लाय प्रतियोगिता के अंदर शायद मैं इस बारे में कुछ पता लगा सकूं। वैसे अभी अपने असली इनाम का दावा करने का समय है, मुझे यहाँ गोंगडोंग संप्रदाय का लंपट कामी कहने की। इस पर चिंगसू का भाई कहता है, ऐसा इसलिए क्योंकि बाकी सभी भी तुम्हें यही कहते हैं। क्या यह तुम्हारा उपनाम नहीं? जिस पर ली मन ही मन सोचता है, हे भगवान, इस उपनाम ने तो पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। रोया भी नहीं जा रहा। सारी जिंदगी बर्बाद हो गई इस उपनाम की वजह से। यहां तक कि मुकाबला भी था इस उपनाम से छुटकारा पाने के लिए। सोचा था मुकाबले के बाद समाज में मेरा कुछ नाम होगा। जिस दौरान बदनाम हो गया। जिस दौरान उसका भाई कह रहा होता है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, बस तुम यहां मेरी बहन से दूर रहना। जहां चिंगसू भी अपना सिर पकड़कर कह रही होती है, यकीन नहीं हो रहा, मैं गोंगडोंग संप्रदाय के पर्वत की सेविका बन चुकी हूं। तभी ली यहाँ चिंगसू से कहता है, ओए, अब यह रोना धोना बंद करो, यह तमाशा बहुत हुआ। जिसके बाद ली वहां से जाने लगता है, ये कहते हुए, अगर तुम्हें आना है तो आओ, वरना मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही तुम यहां अपना वादा तोड़ ही क्यों न दो। जिस पर चिंगसू आगे बढ़ते हुए कहती है, नहीं, मैं एक साधक अभ्यासी होने के नाते अपना वादा तोड़ नहीं सकती। और इसके बाद हम कुछ समय बाद का दृश्य देखते हैं, जहां पर ली अभी भी चिंगसू को साथ लेकर आगे बढ़ रहा था। चिंगसू कह रही होती है कि पता नहीं कैसे मैं इस स्थिति के अंदर फंस गई। इस पर ली कहता है कि तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कि मैंने तुमसे जबरदस्ती की हो। उसके बाद चिंगसू यहां ली को देखकर अपने मन के अंदर कहने लगती है, आखिरकार उसके मन में क्या चल रहा होगा। वैसे भी सभी लोग उसे पर्वत कहते हैं। देखा जाए तो अगर यहां सच में वो एक पर्वत है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं यहां इतनी आसानी से बच निकलूंगी। तभी ली यहां चिंगसू से कहता है, क्या तुम मुझे इस तरह घूरना बंद कर सकती हो? और वैसे भी देखा जाए तो ऐसा लगता है कि हम यहां संप्रदाय तक पहुंच गए। और वैसे भी अभी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि यहां देर हो चुकी है, बाकी सभी सो गए होंगे। इसीलिए मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तो चिंगसू यहां इस बात पर अपने शरीर को ढकते हुए मन ही मन कहने लगती है, आखिरकार ये किस बारे में हो सकता है? कहीं वो आज रात मुझे अपने कमरे में तो नहीं बुलाएगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर उसने मुझे कमरे के अंदर बुलाकर मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश की तो? और मैं तो इस बारे में सोच भी नहीं सकती कि आखिरकार उसके दिमाग में मेरे बारे में क्या चल रहा होगा। लेकिन मैं यहां उसकी सेविका हूं। इसका यह मतलब नहीं कि वह जो कहेगा मैं वही करूंगी। इसके अलावा इस संप्रदाय के अंदर इतना ज्यादा अंधेरा क्यों है? और हम यहां और ज्यादा अंधेरी जगहों की ओर क्यों जा रहे हैं? तभी अचानक से ली पीछे घूमते हुए चिंगसू से कहता है, क्या तुम ये जगह देख रही हो? इस पर चिंगसू चिल्लाते हुए कहती है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
मैं तुम्हारी सेविका हूं। इसका यह मतलब नहीं कि तुम्हारे मन में जो कुछ भी चल रहा होगा, मैं वही करूंगी। पर ली भ्रमित होते हुए पूछता है, हाँ, तुम्हारा मतलब क्या है? और मैं तो बस तुम्हें यहां संप्रदाय का टोकन दे रहा था। इस टोकन में तुम्हारा कमरा शामिल है, जहां तुम रहोगी। इस बात पर चिंगसू तेज आवाज में पूछती है, क्या सचमुच बस तुम यही कहना चाहते थे? और बस इतनी सी बात बताने के लिए तुमने मुझे यहां इस अंधेरी सी जगह पर लेकर आए हो जहां जानवर ही रहते होंगे? जिस पर ली फिर से भ्रमित होते हुए कहता है, अरे तुम किस बारे में बात कर रही हो? और वैसे भी जानवरों से तुम्हारा क्या मतलब है? वैसे भी ये मेरा संप्रदाय है, और यहां यह ऐसा ही है, और तुम्हें यहां ऐसे ही कमरे मिलेंगे। और चिंगसू सीधा ही ली से वह टोकन लेकर वहां से भागते हुए कहती है, ठीक है, ठीक है, मैं ये जगह ढूंढ लूंगी। तुम्हें मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है। जहां ली उसे देखते हुए सोच रहा था, पक्का उसके मन में कुछ गंदे ख्याल होंगे। आखिरकार मैं इसका क्या कर सकता हूं? और इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि पक्का उस चालाक लोमड़ी ने अभी और भी ज्यादा अफवाहें फैलाना शुरू कर दिया होगा। और इसी के तुरंत बाद हमारा दृश्य यहाँ मिस यू हीरोइन की ओर चला जाता है, जो कह रही होती है, लीसल, आखिर तुम यहाँ जीत ही गए। वैसे भी मुझे ऐसा ही लगा था, और तुम मेरे आदमी बनने के लायक हो। खैर, वैसे भी अब मैं यहाँ तुम्हारे उन घटिया चालों में बिल्कुल नहीं फंसने वाली। और जब तक तुम यहाँ होश में नहीं आ जाते, तब तक मैं तुम्हें यहाँ भावनात्मक तौर पर तंग करूंगी। शुरुआत जुआगर के दृश्य से होती है, जिस जगह पर चिंगसू जा रही थी, और जाते वक्त अपने मन के अंदर विचार कर रही थी कि आखिरकार आज उसके कैसे दिन आ गए हैं। कहाँ वो अपने वंश के अंदर एकदम रानियों की तरह रहती थी, और आज उसे यहाँ दांव के पैसे वसूलने के लिए जुआगर जाना पड़ रहा है। जिस वक्त उसे इस बारे में भी सोचकर गुस्सा आ रहा था कि लीसियोल इन जैसी जगहों पर घूमता है, यह कितना शर्मनाक है। और ऐसे ही चिंगसू जुआघर के दरवाजे तक पहुंचती है, तो वहां गार्ड चिंगसू से पूछता है, कुमारी जी, आखिरकार आप यहां क्या करने आई हैं? तो वो वहां एक प्रतीक पट्टा दिखाते हुए कहती है, मुझे मास्टर लिसियोल ने यहां दांव की रकम वसूलने के लिए भेजा है। इस पर सुरक्षा गार्ड कहता है, आखिरकार मास्टर लिसियोल खुद क्यों नहीं आए? तो चिंगसू कहती है, क्या उसका आना जरूरी था? तो वो सुरक्षा गार्ड कहता है, नहीं नहीं, आप पधारिए, उनका आना इतना भी जरूरी नहीं था। जिसके बाद वो सुरक्षा गार्ड चिंगसिंगसू को ऊपर वीआईपी कमरे की तरफ अपनी रकम लेने के लिए जाने को कहता है। इस बारे में सुनकर चिंगसू हैरान होती है कि कितनी ज्यादा रकम थी जो वीआईपी कमरे तक जाना होगा। जिधर उसको ली की बात भी याद आती है, जो वही बात कह रहा था कि जब तुम वहां पैसा वसूलने जाओगी, तो तुम्हें वीआईपी कमरे में बुलाया जाएगा, तो ज्यादा घबराना नहीं। जिसकी वजह से उसे एहसास होता है कि कहीं ली यहां कुछ ज्यादा ही सच तो नहीं कह रहा था। और फिर इसी के बाद वो जैसे ही वीआईपी कमरे के अंदर आती है, तो उसकी मुलाकात सियामिंग से होती है, जो यहां उससे पूछ रही थी, कुमारी चिंगसू, आखिरकार ली कहाँ गया? क्या वो तुम्हारे साथ नहीं आया है? तो चिंगसू जब इसके लिए मना करती है, तो सियामिंग यहां चिंगसू को बैठने के लिए कहती है, स्थान ग्रहण करने को कहती है। तो चिंगसू यहां अपनी जगह पर बैठते हुए सियामिंग को देखकर अपने मन के अंदर कह रही होती है, वो कितनी ज्यादा खूबसूरत है। वास्तव में वो सिचुआन की नंबर एक सुंदरी कहलाने के लायक है। लेकिन सियामिंग की तरफ मामला अलग था, क्योंकि वो चिंगसू को देखकर गुस्से के अंदर थी, और वो अपने मन के अंदर सोच रही होती है कि ली को इसमें क्या पसंद आया होगा। इसकी साधना तो छोड़ो, इसकी मार्शल आर्ट फिजिक भी इतनी ज्यादा बढ़िया नहीं है। और सियामिंग के इस हाव भाव भाष अभिव्यक्ति को चिंगसू भी नोटिस करती है, जिसे देखकर वो घबराते हुए अपने मन ही मन कहती है, पता नहीं क्यों उसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो मुझे लेकर बहुत ज्यादा गुस्से में हो, कि वो अभी मुझे जान से मार देगी। लेकिन फिर यहां सियामिंग खुद को शांत कर लेती है, और शांति से बैठते हुए चिंगसू से पूछती है, तो तुम यहां पैसा लेने आई हो, लेकिन क्या इसके अलावा ली ने तुम्हारी तरफ से यहां कोई संदेश भी भिजवाया है? कुछ ऐसा जो ली ने तुम्हें मुझे व्यक्तिगत रूप से देने के लिए कहा हो? एक तरह से कोई पत्र? चिंगसू के शब्दों को सुनकर सियामिंग यहां अपने मन के अंदर सोचने लगती है, कहीं जो मैंने ली और इस महिला को लेकर अफवाहें सुन रखी हैं, कहीं ये अफवाहें सच तो नहीं है? जिसके बाद चिंगसू यहां थोड़ा घबराते हुए सियामिंग से कहती है, हाँ, यहाँ कुछ तो है जो ली ने मुझे आपसे बताने के लिए कहा था। हाँ, युवा स्वामी ली ने मुझसे कहा था कि मैं आपको इस बारे में बताऊं कि वो आपसे बहुत ज्यादा निराश है, क्योंकि आपने झूठी अफवाहें फैला रखी है। जिस बात पर सियामिंग हैरान होते हुए कहती है, क्या? नहीं, आपका इससे क्या मतलब है? जिस पर चिंगसू सियामिंग से कहती है कि ली ने उससे कहा था कि वो यहाँ झूठ से बहुत ज्यादा नफरत करता है, ताकि ईमानदारी का महत्व बना रहे।
लेकिन हम ली के असली विचारों को देखते हैं, जहां ली सोच रहा होता है। जब वो किसी दूसरे के मुंह से ये बातें सुनेगी, तो वो भीतर से हिल जाएगी और सारी अफवाहें अपने आप ही खत्म कर देगी। क्योंकि अगर मैं यहाँ इस बारे में सियामिंग से अनुरोध करता, तो मुझे यहाँ शायद कुछ मुआवजे के तौर पर देना भी पड़ता। जो चीज़ यहाँ सियामिंग पर असर करती है, और सियामिंग यहाँ बहुत ज़्यादा दुखी लग रही है। जिस दौरान चिंगसू यहाँ सियामिंग से कहती है, कृपया, क्या मुझे यहाँ पैसे मिल जाएंगे? क्योंकि मुझे जल्दी घर जाना है। तो सियामिंग चिंगसू की तरफ एक थैली बढ़ाते हुए कहती है, हाँ, ये। इस पर चिंगसू सारे पैसे लेकर जाते हुए सियामिंग से कहती है, आप चिंता मत कीजिए। मैं कोशिश करूंगी कि मैं ये सारे पैसे सही सलामत मास्टर ली तक पहुंचा दूं। इतना कहने के बाद चिंगसू वहां से चली जाती है और सियामिंग अभी भी इस बारे में सोचकर निराश लग रही थी। जहां वो अपने मन ही मन कहती है, ऐसा नहीं हो सकता। वैसे ली हाल ही में मुझे चांदनी कहकर बुलाया करता था, लेकिन क्या वो अब दोबारा मेरे सामने न आने की योजना बना रहा है? सियामिंग मन ही मन कहती है, क्या ये सब इसलिए है क्योंकि मैंने जो हाल ही में ली के खिलाफ झूठी अफवाहें फैला रखी हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर मैं अब युवा स्वामी को दोबारा नहीं देख पाऊंगी, तब तो मेरा दिल टूटकर बिखर ही जाएगा। इसी के बाद वो फैसला करती है कि उसे यहां यह सब खुद ही संभालना होगा, क्योंकि उसने यहां बस ली को जीतने के लिए, मेरा मतलब है कि सिर्फ ली को पाने के लिए, इन चीजों का इस्तेमाल किया था। लेकिन इन चीजों की वजह से ली को हासिल नहीं किया जा सकता। और दूसरी तरफ हम चिंगसू को देखते हैं, जो गोंगरोंग संप्रदाय की ओर जाते हुए सोच रही होती है, वो महिला सच में अजीब है। कहीं वो सच में ली के प्यार में तो नहीं पड़ गई? लेकिन अगर वो पड़ भी चुकी है, तो उसने ऐसा क्या देख लिया जो हम नहीं देख पा रहे? लेकिन इसका क्या कारण हो सकता है? क्योंकि कुमारी हाइंग भी ली के साथ बहुत ज्यादा अच्छे से व्यवहार करती हैं। यहां तक कि सियारिन भी और गुरुजी जंग दोनों ही ली की बहुत ज्यादा परवाह करते हैं। और इसके अलावा जो महारानी है, उन्होंने भी मुकाबले के दौरान ली का पक्ष लिया था, जैसे वो ली पर भरोसा करती हैं। लेकिन फिर भी ये सोचने वाली बात है कि उस जैसे लंपट कामी इंसान में उन्हें क्या पसंद आया होगा। लेकिन फिर भी ये सोचने वाली बात है, कहीं मैं इस पूरे समय गलतफहमी में हूं और ये सब वैसा न हो जैसा मैं सोच रही थी। क्योंकि उस जैसा इंसान जिसने ब्लैक ड्रैगन गैंग को चुनौती दे दी अपने संप्रदाय को बचाने के लिए, और यहां तक कि अपने संप्रदाय के सम्मान को बढ़ाने के लिए उसने महारानी तक को चुनौती दे दी। मुझे लगता है चिंगसू इस बारे में भूल चुकी है। लेकिन हमें पता है ना कि ली ने यहां चुनौती देने से पहले महारानी से पूछा था कि जीतने वाला दुल्हन ले जाएगा। ये वाली डील अभी भी है या नहीं? और अब वह यहाँ अपने ही वंश को लेकर ये गलत सोचने लगती है कि ली ने यहाँ इसलिए किया होगा ताकि उसके वंश के लोग गोंगडोंग संप्रदाय के खिलाफ न जा सके। और अब इस बारे में सोचकर चिंगसू शर्माने लजाने लगती है कि कहाँ मैं ली के बारे में सोचती थी कि ली राक्षस, जाहिल, गवार और न जाने क्या क्या था। लेकिन ली तो यहाँ सज्जन निकला। और ये सब सोचते हुए जब ली उसे पुकारता है, तो बड़े ही उम्मीदों के साथ ली की ओर देखती है। और ली के इस चेहरे मुद्रा को देखकर वो अगले ही पल निराश हो जाती है कि कहाँ मैं इस जैसे को सज्जन समझ रही थी। इसी के बाद वो यहाँ ली को उसके पैसे दे देती है और ली यहाँ इसके लिए उसे धन्यवाद करता है। तो वो अपने मन के अंदर सोचने लगती है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं ली के बारे में अभी भी ठीक से नहीं जानती। जहां वो जब ली की ओर देखती है, तो ली तो यहाँ उतने सारे पैसे देखकर एकदम बच्चे की तरह बहुत ज्यादा खुश था। इसी के बाद चिंगसू यहाँ शर्माते हुए ली से माफी मांग लेती है। तो ली घबरा सा जाता है और समझने लगता है कि कहीं जाते वक्त इसके सिर पर अचानक से चोट तो नहीं लग गई। इसके बाद जब ली इस बारे में उससे पूछता है, क्या हुआ, कहीं तुम्हें कोई चोट तो नहीं लग गई जो तुम ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? जिस पर चिंगसू वहां से भागते हुए कहती है, तुम्हें सचमुच गाली सुनने की आदत है। मुझे माफ कर देना जो मैंने तुमसे माफी मांग ली। जिस पर ली इस बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है और पैसों को देखते हुए कह रहा होता है, बहुत सारे पैसे मिल गए, अब तो पूरी जिंदगी मौज कटेगी। देखते हुए लगता है कि करीबन 1000 नियांग तो होंगे ही। लेकिन तभी उसे गोंगडोंग संप्रदाय के बाहर से एक आवाज सुनाई देती है, जैसे वहां कोई आगंतुक मेहमान आया हो, जो और कोई नहीं बल्कि हमारी सियामिंग थी, जो ली से मिलने के लिए कुछ सामान लेकर आई थी। जिसे देखते हुए ली सोच रहा होता है, आखिरकार वो यहां कर क्या रही है? और सियामिंग से मिलने के लिए तब तक वहां गुरुजी जंग भी पहुंच चुके थे। जिधर सियामिंग उन्हें देखकर कहती है, आदरणीय गुरुजी, आपको देखकर अच्छा लगा। और वैसे अगर आपको कोई आपत्ति ना हो, मेरी तरफ से एक छोटा सा दान है जो मैं गोंगोरोंग संप्रदाय को देना चाहती हूँ। जिन बातों पर गुरुजी जंग कह रहे होते हैं, अरे नहीं नहीं,
इतना बड़ा उपहार दान यहाँ हमारा संप्रदाय बिना किसी वजह के ऐसे ही स्वीकार नहीं कर सकता। जिस दौरान ली भी वहां पहुंच चुका था, यह देखने के लिए कि यहां चल क्या रहा है, क्योंकि उसने थोड़ी देर पैसे क्या गिने, तब तक पूरी दुनिया ही बदल गई। जिधर सियामिंग गुरुजी जंग से कह रही होती है, अरे नहीं नहीं, आप इसे रख लीजिए। वैसे भी मैंने सुन रखा है कि मेरे बारे में फैली हुई अफवाहों की वजह से गोंगडोंग संप्रदाय को बहुत ज्यादा अपमानित होना पड़ा। इसी वजह से आप इसे माफी के तौर पर रख सकते हैं। क्योंकि उन सारी अफवाहों के बारे में सुनकर मैंने भी युवा स्वामी से व्यक्तिगत रूप से आकर माफी मांगने के बारे में सोच रखा था। जिस पर गुरुजी जंग कहते हैं, अरे कोई बात नहीं, वैसे भी वो उतनी गालियां तो सुनता ही रहता है, थोड़ी लोगों की तरफ से सुन लेगा। आपके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, ली के लिए तो नहीं ही। और कुमारी चिंगसू कह रही होती है, क्या मैं फिर यहां ली से व्यक्तिगत रूप से माफी मांग सकती हूं? जहां ली सामने देखते हुए सोच रहा होता है, यह कौन सी बात है? भले ही हमारे बीच में पहले थोड़ी बहुत बातचीत हुई हो, लेकिन इसका यह मतलब थोड़ी है कि आप एकदम से घर ही आ जाएंगी। और इसी के कुछ पलों के बाद जब चिंगसू चली जा रही होती है, तभी वो हांग और सियो आरिन को देखती है और सवाल करती है, आप दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर रही हैं और आप कहाँ जा रही हैं? जिस पर हांग कहती है, वो तो बस यही देखने के लिए जा रही है कि आखिरकार कैसी महिला जो यहाँ कनिष्ठ से मिलने आई है, उसके मन में क्या चल रहा होगा। जिस बात को लेकर सियो आरिन भी हाँ करती है, तो चिंगसू कहती है, फिर कैसा रहेगा कि हम सब एक साथ मिलकर ये देखें। और दूसरी तरफ हम ली को देखते हैं जो घबराया हुआ था, मैं कहाँ फंस गया। जहां हम दूसरी तरफ देख पाते हैं सियामिंग को, जो ली से माफी मांगते हुए कह रही थी, मुझे माफ कर देना युवा स्वामी, मुझे लगा नहीं था कि इस बात की वजह से आपको इतना ज्यादा दुख पहुंचेगा। सच कहूं तो मैं आपको बहुत ज्यादा पसंद करती हूं और इसी वजह से मैंने ये सब कुछ किया था ताकि मैं आपको पा सकूं। जिस पर ली के हाव भाव एकदम अलग स्तर के हो जाते हैं और वो सोच रहा होता है, लोग गई भैंस पानी में। मैंने तो सोचा था कि सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता होगा, इतना आहिस्ता होगा कि दो चार लड़कियां और फंसा लूंगा। लेकिन लगता है कि दूसरी तरफ से कुछ ज्यादा ही जल्दी हो गई। जिसके बाद अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए शायद सियामिंग की तरफ मन के अंदर सोचने लगता है, पिछले जीवन में मैंने चिंगसू के ऐसे किसी व्यवहार के बारे में नहीं सुना था। इसी वजह से अगर मैं यहां ज्यादा दिमाग लगाता हूं, तो हो सकता है कि पासा पलट जाए। इसी के बाद ली यहां सियामिंग से कहता है, मैं आपकी माफी स्वीकार करता हूं और मैं चाहता हूं कि आप दोबारा ऐसा कुछ न करें। और सियामिंग यहां इस बात को सुनकर ली से कहती है, युवा स्वामी, आपका इसके लिए धन्यवाद। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं, दूसरी तरफ हम चिंगसू को देखते हैं जो कह रही होती है, अरे हम कितना गलत सोच रहे थे, वो तो बस यहां माफी मांगने के लिए आई थी। पर उनके ऐसा कहने के बाद ही अगले पल सामने कुछ ऐसा होता है जो इन तीनों के होश उड़ा देता है। क्योंकि सामने सियामिंग ली से लिपट चुकी थी ये कहते हुए, धन्यवाद इस बात के लिए मेरे प्यारे लियो। जिसे देखकर चिंगसू यहां अपनी आंखें बंद कर लेती है, ये सोचकर कि यहां ये कैसा पारिवारिक माहौल है। लेकिन फिर भी उसे एक आंख से देखना ही था। लेकिन इस तरफ की स्थिति अलग होती है, क्योंकि इनके लिए यहां एक नई प्रतिद्वंद्वी आ चुकी थी। जिसे देखकर हायंग को भीतर से गुस्सा आ जाता है कि उस कमीनी की हिम्मत कैसे हुई ली को इस तरह छूने की। और भले ही सियामिंग यहां इतनी ज्यादा स्नेह दिखा रही हो, लेकिन जरूर सियामिंग को इस बारे में पता होगा कि तीन लोग यहां उसे देख रहे थे। क्योंकि तुम सभी को पता ही होगा सियामिंग की असली पहचान के बारे में। और सियामिंग कई सालों से जीवित है, मतलब ली की वह दादी के बराबर होगी। क्योंकि साधना की दुनिया के अंदर उम्र ही तो असली बात मुद्दा है, किसी को पता ही नहीं चलेगा। अब हम इस मंगा को यहीं रोकते हैं, इसके चैप्टर खत्म हो गए हैं, तो जैसे ही इसके आगे के चैप्टर आएंगे तभी एक्सप्लेन कर दूंगा। धन्यवाद। और हाँ, इटर्नल गॉड एम्परर के वीडियो में ज्यादा लोगों को मजा नहीं आया तो उसको यहीं तक रखते हैं। अब नया मंगा देखते हैं, कौन सा एक्सप्लेन करना चाहिए, कमेंट में जरूर बताना। ऐसा मंगा जो अभी तक एक्सप्लेन ना हुआ हो। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तैयार रहना, कहानी अब भी बाकी है।